Hello everyone. Today we read Ishwaran the Storyteller. One night Mahendra woke up from his sleep and saw dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात महेंद्र अपनी नींद से जागा और एक काले बादल के रूप में देखा। वो ठंडे पसीने से भर गया। क्या वो भूत था? आइए स्टोरी पढ़ते हैं और जानते हैं। गणेश को ये कहानी एक नौजवान व्यक्ति के द्वारा सुनाई गई जिसका नाम महेंद्र था। वो एक फार्म में जूनियर सुपरवाइजर था जो अलग अलग प्रकार के निर्माणाधीन जगहों पर जैसे कि फैक्ट्री, पुल, बांध और इस प्रकार के अनेक जगहों के निरीक्षण करने के लिए किराए पर उपलब्ध कराती थी। महेंद्र का काम था कार्यस्थल पर चलने वाली गतिविधियों की निगरानी रखना। उसे हर समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जैसा मुख्य कार्यालय से आदेश मिलता था, कोयले की खान वाले क्षेत्र से रेलवे पुल वाली निर्माणाधीन जगहों पर वहाँ से कुछ महीने के बाद एक रासायनिक यंत्र मतलब केमिकल फैक्ट्री जो कि किसी जगह बनने वाला था। वो कुंवारा था जिसकी ज़रूरतें कम थी और वो स्वयं को हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में ढाल सकता था, चाहे वो बुरी सुविधाओं वाले सर्किट हाउस हो या पत्थरों की खान के मध्य अत्यधिक तिरपाल का तंबू हो। लेकिन उसके पास एक मूल्यवान वस्तु थी, उसका रसोइया ईश्वरन। इस रसोइया को महेंद्र से काफ़ी लगाव था और जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र किया जाता था वो बिना शिकायत करे पीछे पीछे चल पड़ता था। वो महेंद्र के लिए खाना पकाता था, उसके कपड़े धोता था और रात को अपने मालिक के साथ बातें करता था और विभिन्न विषयों पर अनंत कहानी और किस्से ढड़ सकता था। ईश्वरन के अंदर एक अद्भुत क्षमता थी। वो सुनसान रास्ते पर भी जहाँ मीलों तक चारों ओर कोई दुकान दिखाई नहीं देती थी, वहाँ पर वो कहाँ से पता नहीं सब्जियाँ और खाने पकाने का सामान उत्पन्न कर लेता था और जादुई तरीके से नए कार्यस्थल पर जस्ते के चादर से बनी छत के आश्रय से पहुंचने के 1 घंटे के बाद ही ताज़ी सब्जियों से बने सर्वश्रेष्ठ स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट कर देता था। मतलब वो बहुत ही बढ़िया कुक था। महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता और नाश्ता करने के बाद अपने साथ कुछ पका हुआ भोजन लेकर काम के लिए निकल जाता। उस दौरान ईश्वरन छप्पर को साफ सुथरा करता, कपड़े धोता, सिर पर पानी की बहुत सी बाल्टियाँ उड़ेकर आराम से नहाता और पूरे समय एक प्रार्थना धीरे धीरे बुदबुदाते रहता। उस समय तक दोपहर की भोजन का वक्त हो जाता। खाना खाने के बाद वो सोने से पहले थोड़ी देर के लिए पढ़ता। पुस्तक आमतौर पर सैकड़ों पन्ने की कोई लोकप्रिय तमिल रोमांचक उपन्यास होती थी। उसका कल्पनात्मक वर्णन और रचनात्मक ढंग ईश्वरन को रोमांच में बांधे रखता था। उसके खुद के विवरण भी उस तमिल लेखक से बहुत अधिक प्रभावित होते थे जिन्हें वो पढ़ता था। जब कभी वो छोटी से छोटी घटना को भी वर्णन करता तो वो कोशिश करता कि रहस्य पैदा किया जाए और वर्णन में आश्चर्यजनक अंत डाल दिया करता था। उदाहरण के तौर पर ये कहने के बजाय कि उसके राजमार्ग पर एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, वो भावों को उचित रूप से उठा करके और इस तरह घुमा करके हाथों को नाटकीय अंदाज में बढ़ा कर कहता, सड़क सुनसान थी और मैं बिल्कुल अकेला था। अचानक मैंने एक चीज़ देखी जो एक विशाल झाड़ीदार जानवर की तरह दिखाई देती थी जो सड़क पर फैली पड़ी हुई थी। मेरा आधा मन मुड़ने और वापस जाने का था, लेकिन जैसे ही मैं निकट आया मैंने देखा कि यह एक गिरा हुआ पेड़ था। इसकी सूखी शाखाएं फैली हुई थी। महेंद्र अपने आप को वापस कैनवस की कुर्सी पर पीछे को फैला लेता है और ईश्वरन की कहानियों को बगैर आलोचना किए सुनता रहता है। ईश्वरन कहानी सुनाता है कि जिस स्थान से मैं आया हूँ वो इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन बात को शुरू करता है। वहाँ सब और एक घना जंगल था।
सब और एक बड़ा घना जंगल था। लट्ठे लकड़ियों और हाथियों के द्वारा लादे किया करते थे। वे विशाल जानवर हैं, उन्हें अच्छी तरह खिलाया जाता है। जब वे जंगली हो जाते हैं हाथियाँ, तो वो सबसे अनुभवी महावत भी उन्हें नियंत्रण करने में असमर्थ होता है। जैसे हम सब जानते हैं, इस प्रस्तावना के बाद ईश्वरन पूरे विवरण के साथ कहानी को आरंभ करता है, जिसमें एक हाथी शामिल होता था। एक दिन में हाथी इमारती लकड़ी के गोदाम से भाग निकला और झाड़ियों को कुचलते हुए, जंगली बेलों को उखाड़ते हुए और शाखाओं को मनमाने तरीके से तोड़ते हुए इधर उधर भटकने लगा। मतलब हाथी जो था बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तुम जानते हो श्रीमान जी, एक हाथी कैसे व्यवहार करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन अपनी कहानी की उत्तेजना में इतना जकड़ जाता था कि वो फर्श से उठता और अपने पैरों को पटकता पागल हाथी की नकल करते हुए इधर उधर कूदता था। हाथी हमारे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा। बाड़ों को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ते हुए वो जारी रखता है। वो मुख्य सड़क पर आया और फल, मिट्टी के बर्तन और कपड़े बेचने वालों की सारी दुकानें तोड़ दी। लोग भय से इधर उधर भागे। हाथी अब ईंटों की दीवार तोड़कर स्कूल के मैदान में दाखिल हुआ, जहां बच्चे खेल रहे थे। सभी बच्चों की कक्षाओं में कमरे की तरफ भागा और दरवाजे को सख्ती से बंद कर लिया। जानवर ने चिंगारी मारी और फुटबॉल गोल पोस्ट को खींचता हुआ, वॉलीबॉल का नेट फाड़ता हुआ, पानी के लिए रखे हुए ड्रम को लाते मारते हुए और पिचकाता हुआ और झाड़ियों को उखाड़ता हुआ इधर उधर घूमने लगा। इस दौरान विद्यालय के सभी अध्यापक विद्यालय की इमारत के ऊंचे छज्जे पर चढ़ चुके थे, जहां से उन्होंने असहाय होकर हाथी को विनाश करते हुए देखा। मैदान पर नीचे एक आत्मा भी नहीं थी। सड़कें खाली थी, जैसे कि संपूर्ण शहर के निवासी अचानक गायब हो गए हैं। उस समय मैं एक छोटी कक्षा में पढ़ रहा था और छत से सारा नाटक देख रहा था। मुझे पता नहीं कि अचानक मेरे ऊपर क्या सवार हुआ। मैंने एक अध्यापक से एक छड़ी ली और हथेली पे पकड़ी और सीढ़ियों से नीचे दौड़ा। खुले में आ गया। हाथी गुर्राया और जैसे धमकी देते हुए उस पेड़ की शाखाओं को हिलाया जो उसने अपनी सूंड में पकड़ रखा था। उसने अपने पैरों को पटका। बहुत सारी मिट्टी और धूल को ऊपर उड़ाते हुए वो डराना चाहता था, लेकिन मैं छड़ी हाथ में लिए उसकी तरफ धीरे से चला। लोग इस दृश्य को पास के घरों के छत से भी देख रहे थे और हाथी ने मेरी तरफ लाल आंखों से देखा, मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार था। उसने अपनी सूंड को उठाया और जोर से चिंगाड़ा। उसी क्षण में अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करते हुए मैं आगे बढ़ा और अपनी तीसरी अंगुली के नाखून पर तेजी से प्रहार किया। जानवर एक क्षण के लिए हक्का बक्का उसके तीसरी नाखून पे प्रहार किया। जानवर हक्का बक्का रह गया। यह देखकर फिर वो सिर से लेकर पैर तक कांपने लगा और लुढ़क गया। इस बिंदु पर ईश्वरन ने कहानी को अधूरा छोड़ा और बड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं गैस जलाने और रात का खाना गर्म करने के बाद वापस आ जाऊंगा। महेंद्र, जो कि पूर्ण ध्यान से सुन रहा था, बीच में अटका छोड़ दिया। जब वो वापस आया, ईश्वरन ने कहानी को उसी जगह से सीधे आरंभ नहीं किया जहां से उसने छोड़ा था। महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ा कि निष्क्रिय अभी सोच था, अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी। फिर एक जानवर के डॉक्टर को बुलाया गया उसे होश में लाने के लिए। ईश्वरन आकस्मिक रूप से हिलता। 2 दिन के बाद उसे उसके महावत के द्वारा जंगल में ले जाया गया। ठीक है, पर ईश्वरन, तुम ऐसा कैसे कर सके? तुम जानवर को अपने काबू में कैसे कर सके? इसका कुछ न कुछ संबंध जापानी कला से है। मैं सोचता हूँ श्रीमान, इसे कराटे या जुत्सु कहा जाता है। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। ये अस्थायी रूप से स्नायु तंत्र को शून्य कर देती है। आप जानते हैं,
एक दिन भी नहीं बीतता कि जब ईश्वरन कोई ना कोई ऐसी कहानी ना सुनाता जो साहसिक कार्य, भय और रहस्य से भरी हुई हो। चाहे कहानी विश्वसनीय हो चाहे ना हो, लेकिन ईश्वरन को सुनने में आनंद मिलता था, क्योंकि उसे सुनाने का तरीका ऐसा था कि मानो जैसे कि वो सही हो रहा, नकल नहीं की जा सकती थी अथवा वास्तविक लगती थी। महेंद्र के रहने के कमरे में ईश्वरन टेलीविज़न की अनुपस्थिति को बहुत ज़्यादा भरपाई कर देता था, ऐसा लगता। सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन ने पूछा, क्या मैं आज रात के खाने में कुछ विशेष पकवान बना सकता हूँ श्रीमान? आखिरकार आज एक शुभ दिन है। परंपरा के अनुसार आज एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया करते हैं श्रीमान। उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया और ईश्वरन की उसके पाक कुशलता के लिए प्रशंसा की। वो बहुत प्रसन्न दिखाई दिया, परंतु आशा के विपरीत अलौकिक शक्तियों के बारे में भड़कीले रूप से वर्णन करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं श्रीमान, ये संपूर्ण फैक्ट्री का क्षेत्र जो है, हमारे घर जो घेरा हुआ है, कभी कब्रिस्तान होता था। इससे कहने का ये मतलब, उसने कहने आरंभ किया। महेंद्र एक झटके से सुखद सपने से बाहर निकला, जिसके अंदर वो संतुष्टिपूर्ण भोजन के बाद चला गया था। मुझे तो पहले ही दिन स्वयं ही मालूम हो गया था जब मैंने एक मानव खोपड़ी को रास्ते में पड़ा देखा था। अब भी मेरा कई खोपड़ियों और हड्डियों से मिलना होता रहता है। ईश्वरन ने बात को जारी रखा। उसने वर्णन करना जारी रखा कि कैसे उसे कभी कभी रात में भूत घूमते दिखाई देते हैं, और मैं इन चीज़ों से आसानी से भयभीत नहीं होता श्रीमान। मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ, परंतु एक औरत का भयानक भूत जो पूर्णिमा की आधी रात को कभी कभी दिखाई देता है। ये एक भद्दा जीव है जिसके चटाई जैसे बाल हैं और सिकुड़ी हुई चेहरा है, जैसे कोई हाथ में भ्रूण पकड़े हुए कंकाल हो। महेंद्र इस विवरण से कांप गया और काफ़ी तेजी से दखलंदाजी की। तुम पागल हो ईश्वरन, भूत या आत्माएं जैसे कोई चीज़ नहीं होती। ये तो केवल तुम्हारी कल्पना का भ्रम है। अपनी पाचन प्रक्रिया का जांच करवाओ, और हो सके तो साथ ही अपने सर का भी। तुम बकवास कर रहे हो। उसने कमरे को छोड़ा और रात होने पर सो गया, उस आशा में कि ईश्वरन कुछ दिन तक नाराज रहेगा, परंतु अगली सुबह उसे रसोइये को हमेशा की तरह प्रसन्न और बातूनी पाकर हैरान हुई। इस दिन के बाद महेंद्र अपनी बहादुरी की बातों के बावजूद बिस्तर पर कुछ बेचैनी से सोता था। प्रत्येक रात वो अपने बिस्तर के साथ में लगी हुई खिड़की के बाहर झांक कर देखता था, ये सुनिश्चित करने के प्रयास से कि नज़दीकी में कोई घनी आकृति वाली कोई गतिविधि तो नहीं, परंतु वो रात को टिमटिमाती तारों की रोशनी में मीलों दूर तक अंधेरा ही देखा करता। उसे पूर्णिमा की रात में प्राकृतिक दृश्य की दूध जैसी सफ़ेद की प्रशंसा करना हमेशा अच्छा लगता था, लेकिन ईश्वरन की मादा भूत की कहानी सुनने के बाद जब चांद पूर्ण होता तो वो अपनी खिड़की से बाहर झांकने से भी परहेज करता था। एक रात महेंद्र अपनी खिड़की के करीब एक हल्की कराहट की आवाज़ सुनकर जाग उठा। पहले तो उसने ये सोचकर छोड़ दिया कि कोई बिल्ली चूहा दौड़ रही होगी, लेकिन आवाज़ इतनी अधिक गले से निकली लग रही थी कि बिल्ली की होनी मुश्किल थी। इससे बाहर झांकने की अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया, और ऐसा ना हो पाया और नज़र ऐसे दृश्य पर पड़ जाए तो दिल की धड़कन रुक जाए। लेकिन कराहने की आवाज़ तेज होती गई और बिल्ली जैसी कम लगने लगी, तो वो ज़्यादा उत्सुक हो गया और वो खिड़की से झांकने लगा। तो झुककर जब उसने देखा, बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर को देखा, वहाँ ज़्यादा दूर नहीं एक काली धुंधली आकृति एक बंडल पकड़े हुए थी। महेंद्र को ठंडा पसीना आने लगा और वो हाँफते हुए वापस तकिए में गिर गया। जब वो धीरे धीरे अनुभव से उभरा तो उसने अपने आप को तर्क करना आरंभ कर दिया कि आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये किसी प्रकार का स्वयं सुझाव या भ्रम होता है, या ये किसी की चाल होगी। मन में ये कहते हुए
खुद को संभाला। उस समय तक जब तक प्रांत सुबह उठा और स्नान किया और नाश्ता करने के पिछली रात का डर उसकी स्मरण शक्ति से धुंधला पड़ चुका था। ईश्वरन ने उसका दरवाजे पर स्वागत करके लंच पैकेट और उसके थैले पकड़ाए। जैसे ही महेंद्र बाहर निकला था, ईश्वरन मूर्खतापूर्ण तरीके से दांत निकाल कर हंसा और कहा, श्रीमान, उस दिन को याद कीजिए जब मैं आपको अपने हाथों में एक भ्रूण लिए हुए एक स्त्री की भूत के बारे में बता रहा था। आप मुझसे ऐसी चीज़ों की कल्पना करने की वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। खैर, आपने पिछली रात उससे स्वयं ही देख लिया होगा। मैं कराने की आवाज़ से सुनकर दौड़ता हुआ आया और जो आपके कमरे से आ रही थी, ईश्वरन ने कहा। महेंद्र की रीढ़ की हड्डियों में एक कंपनी दौड़ गई। उसने ईश्वरन से के वाक्य को पूरा करने का इंतजार भी नहीं किया। वो जल्दी से अपने दफ्तर गया और अपने कागज़ सौंपे और उसने निश्चिंत कर रखा था कि उसी वक्त उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। थैंक यू।